नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से, और अभी हम एचएएल की स्लो प्रोडक्शन रेट और किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में बात करने वाले, या फिर एचएएल की तरफ से अपनी प्रोडक्शन रेट को किस तरीके से बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है उसके बारे में बात करने वाले। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि जब इनिशियली 40 तेजस MK1 के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया, तो इसी बीच भले ही एचएएल की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि 2020 के बाद हम साल में 16 तेजस को बना पाएंगे, 2022 के बाद 24 तेजस को बना पाएंगे, लेकिन अभी तक ये थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं बन पा रहा है और ये प्रोडक्शन रेट आज भी 8 से 12 के बीच ही होवर कर रहा है। लेकिन इसी बीच एचएएल की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिस वजह से आगे चल के इसको इंक्रीज किया जा सकेगा। और अभी एचएएल इस वजह से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को तेजस की अलग अलग पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्वॉल्व कर रहा है। अभी रिसेंटली एचएएल की तरफ से वीएम टेक्नोलॉजी को तेजस की सेंटर फ्यूजलाज सेक्शंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए और इसकी अलग अलग कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए ट्रेन किया गया था, जिसमें 1595 कंपोनेंट्स और कंपोजिट पार्ट मौजूद थे। और पिछले साल ही वीएम टेक्नोलॉजी की तरफ से तेजस की पहली सेंटर फ्यूजलाज सेक्शन को एचएएल को डिलीवर किया गया था, जिसे वीएम टेक्नोलॉजी की तरफ से बनाया गया था। इसके बाद अभी तेजस MK1A के लिए भी वीएम टेक्नोलॉजी की तरफ से तेजस की सब सिस्टम को एचएएल को सप्लाई किया जाएगा और आगे चल के वीएम टेक्नोलॉजी एमका की सब सिस्टम को भी मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए अभी वीएम टेक्नोलॉजी की तरफ से जहीराबाद में अपनी एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम फैसिलिटी को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसमें अभी लगभग 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाने वाला है। और साथ ही वीएम टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी एमका की एक फुल स्केल मॉडल को भी बनाया जाने वाला है, जिसको आगे चल के RCS मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो काम पहले एचएएल खुद कर रहा था उसको अभी अलग अलग प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा बनाया जा रहा है और जो मेन वर्कलोड है उसको भी डिवाइड किया जा रहा है। अभी वीएम टेक्नोलॉजी की तरफ से ऐसे और भी कई कंपनी है जिनको तेजस के अलग अलग पार्ट्स को बनाने का टास्क दिया जा रहा है और अंत में एचएएल सिर्फ इनको असेंबल करने वाला है। अगला अपडेट टैंक इंजन को लेके, और अभी जैसे कि डीआरडीओ की तरफ से अपनी नेक्स्ट जनरेशन मेन वेल टैंक को डेवलप करने पर काम शुरू किया जा रहा है, तो उसी हिसाब से अभी इसके लिए इंजन की भी जरूरत पड़ने वाली है। और अच्छी बात यह है कि इस बार हमारे डेवलपर्स के दिमाग में ये आइडिया पहले से आ चुका है कि आगे चल के हमें इसके लिए एक इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। तो उस वजह से अभी VML की तरफ से कर्नाटका में एक नई इंजन डिजाइन और डेवलपमेंट सेंटर को इनॉग्रेट किया गया, जिसे VML की एग्जिस्टिंग मैसूर वाली फैसिलिटी में बनाया जा रहा है। अभी डीआरडीओ की तरफ से जिस नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को डेवलप किया जा रहा है उसके लिए हमें कम से कम 1500 HP की इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। और इस फैसिलिटी में आगे चल के CVRD की तरफ से यानी कि कॉम्बैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा डेवलप किए गए भारत पावर पैक इंजन का फर्दर अपग्रेड और डेवलपमेंट किया जाने वाला है। भारत पावर पैक इंजन की बात करें तो एक बहुत ही लाइट वेट और एफिशिएंट इंजन है जिसे अर्जुन टैंक के लिए डेवलप किया गया था। और ये एक DHPP BS4 इंजन है जो कि लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई में ऑपरेट कर सकता है और इसको -20 डिग्री से लेकर +52 डिग्री के टेम्परेचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक के लिए इस इंजन की एक अपग्रेडेड वर्जन की जरूरत पड़ने वाली है और साथ ही इसमें ECU चेंजेस करने के साथ साथ इसको एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट आर्म ड्रोन को लेके, आपको मैंने कुछ महीने पहले बताया था कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी यूएस से खरीदे जाने वाले 30 आर्म ड्रोन की डील को होल्ड पर रखने का फैसला किया गया था। अब इसे किस वजह से किया गया था ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कुछ सोर्सेस का कहना है कि अभी भारत की तरफ से एक इंडिजिनस आर्म ड्रोन को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से अभी यूएस में ड्रोन को खरीदने की डील को होल्ड पर रखा गया। इस दौरान आपने देखा होगा रुस्तम 2 ड्रोन को भी सफलता के साथ टेस्ट किया चुका है और इसको भी जल्दी प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया जा सकता है और आगे चल के रुस्तम 2 को भी हमारे फोर्सेस में शामिल करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से अभी जिस ड्रोन को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है उसको दरअसल किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी और इजराइल के बीच जॉइंटली डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अभी तक इसका नाम बता नहीं गया है, पर ये ड्रोन बोथ सर्विलेंस के साथ साथ स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रखने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की MI-17 हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी पुरानी MI-17 हेलीकॉप्टर्स को कुछ मेजर अपग्रेड प्रोग्राम में भेजने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें इनको कम्प्लीटली नए और मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर इंडियन एयरफोर्स की टोटल 86 हेलीकॉप्टर को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें 54 MI-17 और 32 MI-17V वेरिएंट होने वाले हैं।
अब आमतौर पर जब भी इन हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करना होता था तो या तो इनको रशिया की मदद से अपग्रेड किया जाता था या फिर रशिया की मदद से इंडियन एयरफोर्स की बेस रिपेयर डिपो में इनको अपग्रेड किया जाता था। लेकिन इसमें काफी सारा टाइम लगने वाला है और हमारी जो इन हाउस कैपेबिलिटी है वो काफी लिमिटेड है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी इस बार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स के अपग्रेड प्रोग्राम को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया, जिसमें अपग्रेडेशन वर्क को प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा किया जाएगा और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए पहला मेजर अपग्रेड प्लान होने वाला है जिसको प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इस पूरे अपग्रेडेशन प्रोग्राम में Mi-17 हेलीकॉप्टर में नए एवियोनिक्स सिस्टम, सर्वेलेंस इक्विपमेंट और नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगने वाली और इस दौरान टोटल 14 मेजर सिस्टम की अपग्रेड होने वाली। इसमें Mi-17 की बेस वेरिएंट की बात करें तो इसमें 41 मैकेनिकल और 67 इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉल होने वाली है और Mi-17 की वी वेरिएंट की बात करें तो उसमें 46 मैकेनिकल और 73 इलेक्ट्रिकल सिस्टम की इंस्टॉलेशन होने वाली है। इसमें जो मेजर सब सिस्टम यानी कि जो नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इसमें इन हेलीकॉप्टर्स को अभी एक नई रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, फ्लेयर और चैप डिस्पेंसर सिस्टम के साथ साथ अभी एक नई IFF सिस्टम को इंस्टॉल करने की बात की गई। इसके अलावा इसमें जो सर्वेलेंस सिस्टम की अपग्रेड होने वाली है उसमें अभी इसमें नई मल्टीफंक्शन डिस्प्ले लगने के साथ साथ वेदर रडार, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और एयर डाटा सिस्टम इंक्लूड होने वाली है। और अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग GPS सिस्टम है उसे अभी एक नई मॉडर्न GPS और ग्लोनास सिस्टम के साथ अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें बहुत वेस्टर्न और रशियन ओरिजिन GPS मौजूद रहेगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से और अभी हम इंडियन नेवी की तरफ से दो सेपरेट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इसको एक ही हेडलाइन के अंदर हम लोग कवर करेंगे। पहली अपडेट की बात करें तो पिछले महीने मैंने आप सभी को बताया था कि अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से हमारी प्रोजेक्ट 17 A क्लास की आखिरी वेसल को लॉन्च किया गया था, जिसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और तब मैंने आपको बताया था कि जुलाई में भी इसी क्लास की एक और वेसल को GRSC की तरफ से बनाया जा रहा था, जिसे लॉन्च किया जाएगा। और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई को GRSC की तरफ से भी इसी क्लास की एक और वेसल को लॉन्च किया जाने वाला है, जो कि इस क्लास के अंदर GRSC की तरफ से बनाया जाने वाला आखिरी वेसल होने वाला है। और ये भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे सभी वॉरशिप में इंडिजिनस सैटकम सिस्टम यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करने का एक प्रपोजल को क्लियर किया गया। अब हमारे लगभग सभी मेजर वॉरशिप में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है, जो कि हमारी GSAT-7 यानी कि रुक्मिणी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। लेकिन अभी हमारे जितने भी वॉरशिप हैं यानी कि मेजर वॉरशिप है उनमें जो सैटकम सिस्टम लगा हुआ है वो 10 से 15 साल पुराना हो चुका है। तो अभी मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट और हायर डाटा ट्रांसमिशन रेट को देखते हुए अभी इनको रिप्लेस करने का फैसला किया जा रहा है और इस बार इनको मेड इन इंडिया सिस्टम से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। नेवी की तरफ से अभी C बैंड और KU बैंड की सैटकम टर्मिनल की तलाश किया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि इन सिस्टम को अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा डेवलप किया जा सकता है, लेकिन इसको अभी मेक 2 कैटेगरी के अंदर डेवलप किया जाएगा, यानी कि इनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उन कंपनियों को कोई भी फंडिंग नहीं की जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।